जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। मोटिवेशनल थॉट है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपको हथौड़ी की चोट नहीं मारनी, आपको एक मेहनत रूपी चोट लगानी है। आपको वो फल और वो भगवान ज़रूर मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो चलिए, आज लेके आया हूँ झारखंड के परीक्षा योद्धा बुक सीरीज में अर्थव्यवस्था के अगले पार्ट को लेके आया हूँ। और ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे अर्थशास्त्र वाले, अर्थव्यवस्था वाले सारे पोर्शन को इस वीडियो में कवरेज करने वाले हैं। दूसरी बात बता दें कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर खोटा के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो गलत हैं। जी दोस्तों, हैं उसमें जो है एक खोटा में एक मिथक बना हुआ है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, किसी किसी में कम ज़्यादा बताया जाता है। इसलिए आपसे यही विनती है कि आपको जैसा लगे आप उससे देख लीजिएगा, लेकिन मेरे द्वारा जहाँ तक जांच पड़ताल किया गया वो सारे क्वेश्चन जो के आंसर सही हैं। ये सीजीएल का प्रैक्टिस सेट थर्ड, यदि आप नहीं लगवाए हैं और यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू कर दें। पेपर थर्ड का प्रैक्टिस सेट लगातार आपके सामने हर रोज़ आता है, और ये सेट 3 हो चुके हैं और सेट 4 आपके सामने कल आनी मतलब दिन होगा। ये 21वां है, परीक्षा योद्धा बुक सीरीज का 21वां पार्ट है, और ऑलरेडी 20 पार्ट कर चुके हैं, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इस बुक में ये है कि 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट से अर्थव्यवस्था से कैसे क्वेश्चन हमारे 2003 से अब तक के आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में, तो एशिया में सबसे बड़ा है। बोकारो स्टील प्लांट एशिया में सबसे बड़ा है। बोकारो जिला में स्थित बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। दूसरा क्वेश्चन, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह बोकारो में स्थित है। इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बोकारो में स्थित है। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र बोकारो इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में की गई थी। 1972 में उत्पादन शुरू हुआ और यह सेल के नियंत्रणाधीन है। तो देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया है इस्पात संयंत्र बोकारो इस्पात संयंत्र है, और यह रूस की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है, और इसे 1972 में उत्पादन प्रारंभ हुआ और अभी क्या है, सेल के अधीन कार्यरत है। ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें से 80% से क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, और आपके लिए ये भी है कि आपको ऐसे बने बनाए जो क्वेश्चन हैं आपको मिल जा रहे हैं। तो चैनल को एक ही चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें भी वो मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी वो पता चलेगा कि हमारे चाहने वाले हमारे इस वीडियो को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। अगला है, बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन और की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो आयरन और की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो क्योंझर की खान से की जाती है। तो कहाँ से की जाती है? क्योंझर की खान से। अब देखिए, बोकारो स्टील प्लांट में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ लाया जाता है, इसको मैं शॉर्ट वीडियो के रूप में भी आपके सामने डाल दूंगा। बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क, कोयला, चूना और चूना पत्थर की आपूर्ति निम्न प्रकार से होता है। तो लौह अयस्क का उड़ीसा के क्योंझर की खान, किरीबुरी की खान से प्राप्त होता है, और कोयला जो है झरिया और बोकारो से प्राप्त होता है। कोयला जो इसका कहाँ प्राप्त होता है? बोकारो स्टील प्लांट में झरिया और बोकारो से। चूना पत्थर और डोलामाइट, चूना पत्थर भवनाथपुर से और मेदिनीनगर से डोलोमाइट प्राप्त होता है। क्वार्टजाइट बालू तथा जल तेनूघाट डैम और गरगा डैम से प्राप्त होता है। तो बोकारो में ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है ये बता दिया। तो लौह अयस्क उड़ीसा के क्योंझर और किरीबुरू से, कोयला झरिया बोकारो से, चूना पत्थर डोलोमाइट जो है, चूना पत्थर भवनाथपुर गढ़वा से, और डोलोमाइट जो है सो मेदिनीनगर पलामू से। क्वार्ज जो है सो तेनूघाट डैम से, और क्वार्ज बालू तथा जल जो तेनूघाट और गरगा डैम से। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको यही कहूँगा कि आप केवल एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत सारे लाभ को लेना है। बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? तो बोकारो ये जो जिंदल स्टील का जो है आवास नहीं है। बोकारो में जेपी ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड एवं ओएनजीसी का आवास है, जबकि जिंदल स्टील का आवास नहीं है। जिंदल जो है स्टील का आवास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
बोकारो इस्पात संयंत्र की सहायता से बनाया गया था। तो किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत संघ। बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? तो 1964 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1964 में। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल है। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया तथा इसमें उत्पादन 1972 से प्रारंभ हुआ। स्थापित किया गया था 64 में, लेकिन उत्पादन 1972 से स्टार्ट हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे सीजीएल हो, झारखंड पुलिस हो या एक्साइज कांस्टेबल हो या वैसे एग्जाम कक्षपाल, महिला सुपरवाइजर, ये सारे एग्जामों में आपके लिए रहेंगे। इसलिए आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और इन सारे लाभों को लेना है। बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से करता है? तो बोकारो लौह अयस्क जो है क्योंझर से करता है। देखिए ये 2017 और वो पिछला वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति उड़ीसा के क्योंझर एवं किरीबुरू खान से होता है। क्योंझर और किरीबुरू खान से होता है। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बनाया गया था? तो यह किसके देश से बनाया गया था? तो सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांटों में से एक बोकारो स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। ये क्वेश्चन हो भी गया था। आपके सामने रिवीजन के तौर पे ये सारे क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए लाया हूँ। बोकारो अगला क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र कुछ टेक्निकल इशू था के लिए मशहूर जो एशिया में सबसे बड़ा तथा निम्न की सहायता से बना है। तो यह सोवियत संघ की सहायता से बना है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोकारो शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो यह रूस के सहयोग से हुआ था। ये जेपीएससी में पूछा गया 2016 का क्वेश्चन। तो यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहते हैं? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट है। बोकारो जिला में स्थित बोकारो स्टील प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स थोड़ा ये है कि धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट धनबाद जिले में स्थित है या दामोदर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? या दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान में 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रथम उर्वरक कारखाना एक विशाल रासायनिक कारखानों की स्थापना की गई थी जो भारत की सबसे बड़ी उर्वरक कारखाना थी। तो कहाँ? धनबाद सिंदरी में। इसमें कई प्रकार के उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया का उत्पादन किया जाता था। आगे है इस कारखाने में उत्पादन जो है 1951 से ही होने लगा था। तो 1951 में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है झारखंड में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक खाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था हमारा सिंदरी धनबाद में और 1951 में स्थापित किया गया था। चलिए इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है, हम काफ़ी इसके बारे में अध्ययन किए हैं। जहां आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। अगला झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? तो जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी है। तो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? तो जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसके बारे में जान लेते हैं। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है जमशेदपुर का निकट कांड्रा में स्थित है। जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलांचल आयरन जहाँ आएगा आप जानिएगा जमशेदपुर का कांड्रा में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। कांड्रा सरायकेला खरसावा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? सरायकेला खरसावा गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। तो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया है। कौन सा है? गोमिया है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना बोकारो जिला के गोमिया है।
इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 नवंबर 1955 को की गई थी। कब किया गया था इसका स्थापना? 5 नवंबर 1955 को किया गया था। और यह भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना हमारा गोमिया है, जो बोकारो जिला में स्थित है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ओरिका का IEL भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह बोकारो जिले में स्थित है। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड IEL कारखाना बोकारो जिले के गोमिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोकारो जिले के गोमिया में स्थित है। अगला इंडियन एक्सक्लूसिव लिमिटेड IEL झारखंड में कहाँ स्थित है? तो यह गोमिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोमिया में स्थित है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चनों को पूछा गया है। इनमें से क्या झारखंड का मुख्य उद्योग है? तो झारखंड का मुख्य उद्योग क्या? खनिज आधारित है, कृषि आधारित है, या खाद्य प्रसंस्करण आधारित है, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। झारखंड के उद्योग को 4 भागों में बांटा जा सकता है: खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। अगला, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन पार्क EPIPP को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो यह धनबाद में। कहाँ प्रस्ताव करने का बात किया गया है? तो यह धनबाद में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का बात कहा गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 में धनबाद में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EIPP स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। 2001 की औद्योगिक नीति झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया पहला औद्योगिक नीति है। यह नीति 2001 से 11 तक अर्थात 10 वर्षों तक कार्यान्वित की गई। इस नीति में 10% औद्योगिक विकास की दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। आज भी इस विकास को हासिल नहीं किया जा सका, मगर इस नीति की वजह से झारखंड में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। बताया जाता है कि प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में आया, लेकिन इसमें लक्ष्य रखा गया था 10%। ये सारा जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं बता देता हूँ। ये VBI है, आप इसे जरूर याद रखें। तो झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में आया था। उस समय जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क धनबाद जिले में बनाने जाने के लिए कहा गया था। और दूसरी थी कि 10% औद्योगिक विकास की दर थी, लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाया। और क्या हुआ? लेकिन इसमें से बहुत सारे कार्य को किया गया था, केवल क्या 10% लक्ष्य वो हासिल नहीं हुआ। अगला, TGT 2017। आप जो कोई भी झारखंड का एग्ज़ाम दीजिए, झारखंड से फिक्स है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होता है आपके लिए एक एक नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है तांबा और वन आधारित उद्योग। तांबा और वन आधारित उद्योग जो है झारखंड के घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। झारखंड राज्य औद्योग नीति 2012 के अनुसार तांबा और वन आधारित उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। घाटशिला किससे संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में फिर आई थी औद्योगिक नीति। ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था। तो 100% 2017 तक रखा था कि 100% तक विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाता। अगला है, देखते हैं। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 2017 तक 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। झारखंड में 5 लाख लोगों को रोजगार, 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखकर झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 1 अप्रैल 2001 से 5 वर्षों के लिए लागू की गई। नई नीति में 5 सेक्टरों पर सर्वाधिक फोकस किया गया। नई नीति में 2021 जो आया उसमें 5 सेक्टरों पर अधिक फोकस किया गया था। तब 1, 16 और 2021 3 गो औद्योगिक नीति अभी तक आ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू कर रहने की अवधि है तो कितने? तो 5 वर्ष इसकी अवधि है। कितनी? 5 वर्ष इसकी अवधि है। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति 5 वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक लागू की गई थी। इस नीति में सरकार ने राजस्व बढ़ाने, रोजगार सृजन के लिए प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बहुत बृहद परियोजना के लिए
न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है तो कितना है, तो 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ये किसके लिए, तो सीमेंट उद्योग के लिए। इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है। झारखंड किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया था, तो 2001 में। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। झारखंड सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की गई थी। औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य में घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना था। यह झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया पहला औद्योगिक नीति है। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत कई स्थानों पर मिनी विकास केंद्र की स्थापना किया गया, जैसे तसर रेशम पार्क गोड्डा में, तसर रेशम पार्क कहाँ है, गोड्डा में। चाईबासा में भी है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची में, एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ, रांची में। दुमका में, तो एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है, रांची और दुमका में। इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ है, टाटी सिल्वे नामकुम में। और निर्यात प्रोत्साहन पार्क धनबाद में। प्लास्टिक पार्क देवीपुर देवघर में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया, देवघर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रांची में स्थापित किया गया है। जमशेदपुर में और जसीडीह तथा धनबाद में स्थापित किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2001 की जो नीति थी औद्योगिक नीति, तो तसर रेशम पार्क गोड्डा और चाईबासा, एग्रो फूड प्रोसेसिंग पर रांची और दुमका, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है तो टाटी सिल्वे नामकुम में, और निर्यात प्रोत्साहन पार्क जो है धनबाद में, और प्लास्टिक पार्क देवीपुर देवघर में। तो ये सारे जो औद्योगिक नीति से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं आपको सामने डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और आपको नई नई जानकारियाँ लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई, तो यह अधिसूचित किया गया था 1 मार्च 2001 को। कब किया गया था, 1 मार्च 2001 को। चलिए इसमें कुछ दिया गया है। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 1 मार्च 2001 को अधिसूचित की गई। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के तहत अनेक प्राधिकरण का गठन हुआ, जिनमें 2004 में स्थापित झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास प्राधिकरण, जिडको, 2006 में स्थापित झारक्राफ्ट तथा झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रमुख रहा। तो इसके बारे में था कि झारक्राफ्ट का भी स्थापना 2006 में किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत हनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी बस सारे ऑप्शन सही हैं। तो औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन नीति 2016 में क्या किया गया था, परियोजना लागत 50% के साथ औद्योगिक पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत सीमा थी। क्षेत्र विशिष्ट पार्कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 7 करोड़ रुपए की सीमा के साथ लागत का 50% और व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडी का 20% फिक्स कैपिटा था। चलिए आगे देखते हैं। एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो एल्युमिनियम का कारखाना जो है, ये दो सारे ऑप्शन जो गलत हैं। इसको कब स्थापित किया गया था, 1948 में। कब स्थापित हुआ था, 1948 में। रांची जिला के सिल्ली प्रखंड मुरी नामक स्थान पर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1948 में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय इस कंपनी का स्वामित्व भारत सरकार के पास थी, किंतु वर्तमान समय में इसका स्वामित्व आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के पास 2005 से है। अभी किसके पास है, हिंडाल्को के पास 2005 से है। यह रांची जिला से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मुरी नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना संयंत्र है। इस संयंत्र को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा एवं लातेहार से होता है। तो इसी संयंत्र का जो है कहाँ से होता है, बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा और लातेहार से होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या पढ़ें कि एल्युमिनियम कारखाना का जो स्थापित हुआ था 1948 में, और 2005 में जो था यह बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के पास इसका स्वामित्व चला गया, और यह रांची जिला से लगभग मुरी से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा और लातेहार से होती है। अगला क्वेश्चन है HECL या GOVT तो PSU को खाली जगह स्थापित किया गया था 1958 में। कब स्थापित किया गया था, 1958 में स्थापित किया गया था। झारखंड सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन हैवी इंजीनियरिंग एंड HEC की स्थापना 31 दिसंबर 1958 को हुई थी। पूछता है कि 31 दिसंबर 1958 को HEC का स्थापना हुआ था, यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HECL का स्थापना हुआ था। हटिया में कल कारखानों के लिए मशीनें, कल पुर्जे आदि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माण हेतु किया गया था। इसे भारत में प्रथम
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 नवंबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब इसका उद्घाटन किया गया था? 15 नवंबर 1963 को समर्पित किया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी गई थी। तो आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा किसे दिया गया था? तो HECL को दिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं और जानते हैं कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये चेकोस्लोवाकिया की मदद से लगाया गया था। किसकी मदद से? चेकोस्लोवाकिया देश की मदद से लगाया गया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। HEC की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई थी। HEC के द्वारा इस संयंत्र की स्थापना की गई। रूस के सहायता से हैवी इंजीनियरिंग बिल्डिंग प्लांट और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हैवी मशीन ट्रस्ट प्लांट तथा फाउंड्री फोर्ज प्लांट स्थापित किया गया था। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया की मदद से किया गया था फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना का स्थापना। फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना पूर्व चेकोस्लोवाकिया की मदद से की गई। इसमें भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा को गलाने एवं विशेष आकृतियों में ढालने का काम किया गया। आगे क्वेश्चन देखेंगे। रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ है? तो यह चेकोस्लोवाकिया की मदद से स्थापित हुआ है। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। आगे, भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो यह जमशेदपुर में खुला था। भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला? तो जमशेदपुर में। भारत में सबसे पहले लोहा एवं इस्पात कारखाना 1907 ईस्वी में साकची जमशेदपुर में खुला था। यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लोहा एवं इस्पात संयंत्र है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो भारत का में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? टाटा पिगमेंट कंपनी जो है सो जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी उद्योग कब स्थापित की गई थी? तो यह 1907 में स्थापित की गई थी। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा साकची में की गई थी। तो यह किसके द्वारा स्थापित हुआ था? दोराबजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। इस संयंत्र में 1909 में लोहे तथा 1911 में इस्पात का प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कि लोहे का उत्पादन तथा इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो लोहा का 1909 में, और यदि स्टील का बोलेगा तो 1911 में स्थापित किया गया। और यदि कंबाइन बोल दिया जाए तो 1911 ही आप उत्तर दीजिएगा। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौसोरजी टाटा का था, जिनकी मृत्यु 1904 में हो गई, परंतु उन्हें स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक यदि माना जाएगा टाटा का तो जमशेदजी नौसोरवनजी टाटा को माना जाता है। 1907 में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील उद्योग कहाँ स्थापित और किसने की थी? तो सर दोराबजी टाटा ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसे नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो नौसोरजी टाटा को माना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के जो संस्थापक है जमशेदजी टाटा हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा 1907 में की गई, लेकिन स्थान का चयन एवं कारखाना की स्थापना करने का विचार इनके पिता जमशेदजी नौसोरजी टाटा का था। अतः टिस्को का वास्तविक संस्थापक जमशेदजी टाटा को माना जाता है। 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। 2005 में टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया? टाटा स्टील कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में साकची नदी किनारे जमशेदपुर में की गई। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1909 में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर एवं रेलवे स्टेशन कालीमाटी का नाम बदलकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन रखा। तो ये भी पूछ सकता है टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम जो है सो किसने चेंज किया था? तो इसका नाम जो है चेंज किया थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन चेंज किए थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा चेंज किया गया था। अगला देखते हैं। टिस्को को निम्नलिखित
खानों में से किसमें लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है? तो नोवामुंडी से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। टिस्को में जो है लोहा और इस्पात का उद्योग, उसमें जो है हमें लौह अयस्क की आपूर्ति नोवामुंडी से होती है। इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ का आपूर्ति होता है। सबसे पहले कोयला की ज़रूरत पड़ता होगा, तो कोयला जो है रानीगंज, झरिया और वेस्ट बोकारो, रानीगंज, झरिया और वेस्ट बोकारो से लिया जाता है। मैग्नीज और क्रोमाइट चाईबासा और सुकिंडा उड़ीसा से। मैग्नीज झारखंड के चाईबासा से और क्रोमाइट उड़ीसा के सुकिंडा से। चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है सुंदरनगर उड़ीसा से। चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है सुंदरनगर उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। कच्चा लोहा मयूरभंज उड़ीसा तथा नोवामुंडी सिंहभूम से प्राप्त होता है। जो कच्चा लोहा था मयूरभंज उड़ीसा से और नोवामुंडी सिंहभूम से, और जल सोनरेखा और खरकई नदी से प्राप्त होता है। तो ये टिस्को का ढांचा है, ये कहाँ कहाँ से सारा सामान को लाके अपने उत्पादन को आगे बढ़ाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील को की जाती है? तो लौह अयस्क के नोवामुंडी से होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? तो ये टाटा स्टील है। कहाँ कौन सा है? टाटा स्टील है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कुछ दिया नहीं गया है। झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई है? तो 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है। झारखंड में लौह एवं इस्पात की 2 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई है। टाटा स्टील जमशेदपुर और बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है। टाटा स्टील विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र है, जबकि देश के निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र देश की पहली स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र देश की पहली स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र है। चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 58। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1913 से हुई थी। कब से हुई थी? 1913 से हुई थी। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की प्रथम कारखाना 1907 में साकची जमशेदपुर में स्थापित किया गया, जहां 1911 में लोहा और 1913 में इस्पात का, हम पीछे क्वेश्चन में गलत पढ़ दिए थे। 1911 में लोहा है और 1913 में इस्पात का प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? ये घाटशिला में बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कभी कभी कि लोहा गलाने का कारखाना कहाँ है? तो घाटशिला में। पूर्वी सिंहभूम जिला के कहाँ? पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला क्षेत्र में 1924 ईस्वी में भारत का पहला तांबा खान स्थापित किया गया था। तो भारत का बोलिए या झारखंड को बोलिए, पहला तांबा जो उत्पादन का खान बनाया गया था वो हमारा घाटशिला में बनाया गया था। 1930 में घाटशिला के निकट में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा तांबा खनिज शोध कारखाना स्थापित किया गया, और इसके शोध के कारखाना को 1930 में घाटशिला में ही स्थापित किया गया। साथ ही 1930 ईस्वी में ही यहाँ पीतल बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया। तो पीतल बनाने का कारखाना भी कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हमारा घाटशिला में पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारा घाटशिला में विगलन केंद्र स्थित है। आगे क्वेश्चन है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र तांबा उद्योग कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला तांबे की खान एशिया की पहली तांबे की खान और विश्व की दूसरी गहरी खान है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला तांबे के साथ साथ अपने यूरेनियम की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। तांबे के साथ साथ जो है अपने यूरेनियम की खान के लिए भी जो है घाटशिला काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो ये जो है घाटशिला है। कौन सा है? घाटशिला है जो निकेल का उत्पादन करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में, थोड़ा टेक्निकल इशू है, तो है देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह बोकारो में स्थित है। देश का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। या किसके अंतर्गत कार्यरत है? सेल के अंतर्गत कार्यरत है। आगे क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़े उत्पादन संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? तो 25.50% आता है। झारखंड वर्तमान में देश में उत्पादित होने वाले
कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है। झारखंड देश के खनिज भंडारण का 40% भंडार रखता है। देश के कुल उत्पादन का 40% भंडार रखता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक पार्क विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह बरही और हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो बरही और हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये झारखंड के बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई। बरही नई औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। बिहार बरही कहाँ नए औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। झारखंड एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदितपुर किस शहर के समीप स्थित है? तो आदितपुर कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर के समीप स्थित है। औद्योगिक विकास क्षेत्र आदितपुर जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम के समीप स्थित है। सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत जो है हमारा औद्योगिक विकास क्षेत्र आदितपुर आता है। इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख गिलास कंपनी है? तो यह रामगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। जापान के सहयोग से भरकुंडा रामगढ़ में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है, जिसे इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कांच उद्योग के अन्य केंद्र कांडरा, कतरास, अम्बोना हैं, जो कांच उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल की पहाड़ी, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से होती है। जिसमें कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? राजमहल की पहाड़ी, मंगल घाट और पत्थर घाट से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो झारखंड में जिला उद्योग केंद्रों की जो जनसंख्या है वो 12 है। आप देख भी सकते हैं 12 जिले हैं जिसमें जिला उद्योग केंद्र बनाए गए हैं। चलिए है झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेगी? तो यह मनोहरपुर में करेगी। कहाँ करेगी? मनोहरपुर में इसका जो है स्थापना करेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता समूह झारखंड खनिज विकास निगम के बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के हेतु MOU हुआ है। यहाँ सालाना 10 लाख टन का उत्पादन होगा। इस संयंत्र में वेदांता समूह 2000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इसमें 1000 लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, तो किसके लिए की गई है? तो आदित्यपुर के लिए की गई है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारत का पहला और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में है। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर के पास आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में है। इसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहाँ LED, TV, LED बल्ब और मोबाइल में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? तो ये हमारा किया जाएगा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में किया जाएगा। आगे लिखते हैं बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? बिहार स्पंज आयरन संयंत्र तो यह चांडिल में स्थित है। कहाँ स्थित है? चांडिल में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड भारत का पहला मर्चेंट स्पंज आयरन प्लांट है। यहाँ संयंत्र झारखंड के जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल के उमेश नगर में स्थित है। यह क्षेत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्वदेशी लो अयस्क और गैर कोकिंग कोयले से डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन स्पंज का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस से स्टील बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में स्पंज आयरन का उपयोग किया जाता है। साथ ही स्वदेशी और आयाती स्क्रैप को प्रतिस्थापित और पूरक का किया जाता है। इस संयंत्र का कार्यान्वयन जून 1986 में शुरू हुआ था। परियोजना की लागत उस समय $90 मिलियन थी और आंशिक रूप से IFC वाशिंगटन द्वारा पोषित थी। इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन जुलाई 1989 में शुरू हुआ। BSIL ने भारत में सबसे कुशल कोयला आधारित संयंत्र की पहचान की थी। किसको की थी? तो BSIL को की थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? ऑटो अनुषंगिक का जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। झारखंड में ऑटो अनुषंगिक उद्योग मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। अगला क्वेश्चन है, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं? तो वो कौन सा जगह है? तो वह है चिरकुंडा है जो जमशेदपुर में स्थित है और धनबाद में स्थित है, जिसमें 25 किलोमीटर के दायरे में कुल टोटल 250 जो है उद्योग स्थापित हैं।
अगला क्वेश्चन है NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी खाली जगह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये रांची में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी NIFFT झारखंड के रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर को चिन्हित करें। सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह UNDP और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? UNDP और यूनेस्को के सहयोग से रांची में स्थापित किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। टाटा रोबिन्स फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF स्थापित कब हुई थी? तो TRF 20 नवंबर 1962 को स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 20 नवंबर 1962 को टाटा रोबिन्स फ्रेशर लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। इसे टाटा स्टील और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी ACC द्वारा संयुक्त रूप से अमेरिका के हेविट रोबिन्स इंक और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड GES के चार्ल्स डिवीजन ऑफ UK के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग से बढ़ावा दिया गया था। यह बिजली और इस्पात संयंत्रों, बंदरगाह और उर्वरक और खनन क्षेत्र के लिए टर्नकी परियोजना का कार्य करता है। इसमें कुछ खास नहीं दिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? तो 20 से 25% जो केवल झारखंड में इस्पात का उत्पादन हो रहा है। देश के कुल खनिज भंडार का यदि बोला जाएगा तो 40%, लेकिन यदि बोला जाएगा कि इस्पात का कितना उत्पादन कर रहा है, 20 से 25% उत्पादन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है। 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपना कुल भूमि 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि को शामिल है और 158 एकड़ CISF को स्थानांतरित कर दी है। इसमें 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल लीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? ये देखिए JPSC में पूछा गया था। तो 7199.51 जो है एकड़ भूमि जो है हमारे पास HEC के पास स्थित है। HEC के बारे में यहाँ तो पूरा दिया डिटेल, इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब किया गया था? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची में है। HEC का मुख्यालय रांची में है और वर्तमान यह बंदी के कगार पर खड़ा है। मूल रीड के अनुसार HEC के पास 7199.51 करोड़ एकड़ भूमि है, 91 एकड़ जमीन व एकड़ भूमि है। अगला है कंपनी के नाम और झारखंड में संबंधित पत्ते के साथ मिलाइए। तो हुडको जो है सो कहाँ जाएगा? इसका जो है हुडको है सो बालाडी बोकारो। हुडको जो है सो बालाडी बोकारो। और फिर आ जाता है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड सॉरी ये हो जाएगा, हाँ, वेदांता लिमिटेड आपका हो जाएगा अशोकनगर लिमिटेड रांची और डालमिया सीमेंट लिमिटेड हरमू रांची। तो ये जो होगा इसका आंसर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2021 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में जमीन छप्पर का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सकेंगे। तो ये 30 वर्ष के लिए कर सकेंगे। कितने वर्षों के लिए कर सकेंगे? 30 वर्षों के लिए कर सकेंगे। इसके बारे में पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य की कच्ची सामग्रियां भंडारण और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो 8 हैं। कितने हैं? तो 8 हैं। कितने क्षेत्र हैं? 8 क्षेत्र हैं। यह नीति 5 वर्षों के लिए घोषित की गई थी। इस नीति में के मुताबिक 8 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य की कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये धनबाद में प्रस्ताव है। कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? धनबाद में प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। देखिए अब कहाँ से कौन कौन से पार्क स्थापित हैं, जैसे निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क धनबाद में, तसर रेशम पार्क चाईबासा डोडा में, फूड प्रोसेसिंग पर रांची दुमका में, प्लास्टिक पार्क कोडरमा में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाटी सिलवे में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर में, अब बायोटेक पार्क जमशेदपुर में। तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, तो यह तुप्पूदाना रांची में स्थित है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ स्थित है? तुप्पूदाना में स्थित है। यहाँ खुट्टी के पेलांगी प्रोजेक्ट से ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिशिंग का काम किया जाता है। अब देखिए झारखंड में परिवहन से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। धनबाद किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद जो है सो यह पूर्व या मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। यह रेलवे डिवीजन 5 नवंबर 1951 को अस्तित्व में आया था। यह रेलवे डिवीजन कब आया था? 5 नवंबर 1951 को अस्तित्व में आया था। पीजीटी 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे चैनल पर नए होंगे और ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे मोटिवेट करता है और आगे हमें और आपके अच्छी जानकारी बांटने के लिए प्रेरित करता है। और देखिए इसका दिया गया है, धनबाद के रेलवे मंडल का मुख्यालय भी वहीं है, धनबाद ही है। इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट। तो इसका जो है स्थापना कब हुआ? 5 नवंबर 1951 को। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो एक से अधिक राज्यों को जोड़ने वाली अथवा एक ही राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसके रखरखाव का खर्च केंद्र सरकार उठाता है। झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 30 है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3366.8 किलोमीटर है। झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 है। कौन सी है? NH-20। इसकी लंबाई 391.16 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-143H है, NH-143H है, जिसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर, जिसकी कुल लंबाई कितना? 6.5 किलोमीटर है। अगला, झारखंड का निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1860 से 1862 में रेल परिवहन का शुरुआत किया गया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरोगा का क्वेश्चन है। पहला है 1907 में रांची पुरुलिया रेलमार्ग का उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर ने किया था। रांची पुरुलिया रेलमार्ग का उद्घाटन जो है सर एंड्रू फ्रेजर ने किया था। इस तरह झारखंड का पश्चिम बंगाल से रेल संपर्क कर रेल माध्यम से जोड़ा गया था। वैसे झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से 62 में माना जाता है। यदि बोलेगा कि झारखंड में रेल का परिवहन जो हुआ था 1860-62 में हुआ था। झारखंड की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कोलकाता से राजमहल के बीच हुआ था, और प्रथम रेल का जो निर्माण हुआ था कोलकाता से राजमहल के बीच हुआ था। झारखंड में 3 रेल मंडल हैं, चक्रधरपुर, धनबाद और रांची। संपूर्ण 3 रेलवे जोन में विभाजित है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता और पूर्वी रेलवे कोलकाता, ये 3 जो रेलवे जोन हैं। और सबसे पहले यदि बोलेगा तो कब हुआ था? 1860 से 62 में झारखंड में प्रारंभ हुआ था, और यह रेलवे लाइन कोलकाता से राजमहल के बीच हुआ था। लेकिन यदि बोलेगा कि बंगाल से कब जोड़ा गया था? 1907 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह 99 और 100 राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। नामांकन के पश्चात चतरा जिला अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रैक झारखंड के किस जिले से गुजरती है? तो यह गिरिडीह जिले से ग्रांड ट्रैक रोड गुजरती है। इस पूर्व में NH2 के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में NH19 के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में NH19 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1844 किलोमीटर है। और ये डाटा आपके लिए मतलब पूर्ण रूप से सही भी है, क्योंकि आप फिर से नई जनगणना नहीं हुई है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जनसंख्या यदि बोलेगा तो 3366.8 किलोमीटर है। लेकिन यदि बोला जाए कि झारखंड का कितना लंबाई है तो 1844 किलोमीटर है। बता दें कि जनगणना के पहले ही आप सिलेक्शन कहीं ले लें तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 1844 है। कितना? 1844। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप एक बार हम पर विश्वास करके आप हमेशा तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। झारखंड में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना? 1844। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1844। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में परदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी? परदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6880 किलोमीटर है। कितना? 6880 किलोमीटर
थी। वर्तमान में प्रदेशीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1231 किलोमीटर हो गई है। 1231.90 किलोमीटर अभी वर्तमान में हो गई है प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई। झारखंड राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राज्य में यदि बोलेगा तो 6880 वो किलोमीटर है। कितना? 6880 किलोमीटर है। अगला, हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह NH30 पर स्थित है। कहाँ स्थित है? NH30 पर स्थित है। और यह वर्तमान में हजारीबाग से होकर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, NH20 और NH522। तो ये देखिए NH33 का नाम चेंज हो गया और अभी हो गया NH20 और इसका नाम हो गया NH20 और NH522 जो है सो यह हजारीबाग से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है NH33, लेकिन इसका नाम चेंज कर क्या हो गया? NH20 हो गया, जो हजारीबाग को उड़ीसा की सीमा से जोड़ता है। हजारीबाग को कैसे जोड़ता है? उड़ीसा की सीमा को जोड़ता है, जिसे हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी हम कहते हैं। झारखंड से गुजरने वाले NH2 की लंबाई क्या है? तो 190 किलोमीटर है। झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई 190 किलोमीटर है। अब यह NH19 के नाम से जानती है। NH2 जो है इसका नाम बदल के NH19 के नाम से जानी जाती है। झारखंड के कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल योगदान 20% है, जबकि भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में झारखंड की भागीदारी 2.3% है। झारखंड की भागीदारी बोलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग में तो 2.3% है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान जो है झारखंड के कुल सड़कों का 20% है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है सो नहीं गुजरता है। NH33 गुजरता है, NH2 गुजरता है, NH6 गुजरता है। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से घरेलू हवाई अड्डा नहीं है? कौन सा स्थान से घरेलू हवाई अड्डा नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? गोड्डा में जो है घरेलू हवाई अड्डा नहीं है, जबकि धनबाद में है, गोड्डा में है और धनबाद में है, जमशेदपुर में और दुमका में है। केवल गोड्डा में जो घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। झारखंड के गोड्डा में घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। झारखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची एवं देवघर एयरपोर्ट देवघर उड़ान परियोजना के तहत घोषित एयरपोर्ट है। उड़ान योजना के तहत घोषित एयरपोर्ट कौन कौन है? बोकारो एयरपोर्ट बोकारो, हजारीबाग एयरपोर्ट हजारीबाग, दुमका एयरपोर्ट दुमका, गिरिडीह एयरपोर्ट गिरिडीह, बरवाडा एयरपोर्ट धनबाद और चियांकी एयरपोर्ट मेदिनीनगर पलामू। बोकारो इस एयरपोर्ट का स्वामी सेल के अधीन है, जबकि इन 5 एयरपोर्ट का स्वामी झारखंड के अधीन है। तो 5 एयरपोर्ट हैं, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो घरेलू हवाई अड्डा जो है रांची शहर में स्थित है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो रांची शहर में स्थित है। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो ये रांची में बनाया गया था। इसका नाम क्या? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। झारखंड का पहला हवाई अड्डा रांची में 1941 ईस्वी में बनाया गया था। इसका नामकरण प्रसिद्ध भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। वर्तमान में इसका प्रबंधन भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। हिन्नू रांची में स्थित हवाई अड्डा 1568 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला है? 1568 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला, सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन खाली जगह है, तो वह है धनबाद। राजस्व सबसे ज़्यादा प्राप्त जो होता है वह धनबाद से होता है। धनबाद पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के रेल मंडल का मुख्यालय है। तो किसका? धनबाद रेल मंडल का मुख्यालय है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से होकर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो यह रांची से होकर नहीं गुजरती है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक, कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। इस परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह शुरू की गई थी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यह जो है चतुर्भुज के जैसा दिखता है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क झारखंड के बरही, गिरिडीह, धनबाद से होकर गुजरती है, अर्थात यह रांची से होकर नहीं गुजरती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन
इसको मैंने लिया था झारखंड की अर्थव्यवस्था से, और नेक्स्ट वीडियो होगा झारखंड की जनगणना से। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।